ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई स्टेट ऑफ हेड को खुद दौड़ के जाना पड़ा, अगले दिन बुलाना पड़ रहा है। आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में चलने नहीं देना सुनवाई। कोर्ट ने यह कहा, तीखी टिप्पणी की कि अगर अब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो पूरे राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पता है कि अगर चिट फाइल खुलेगी तो उनको नुकसान होगा, इसलिए वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो सत्ता में रहना चाह रही। उसके लिए उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैविएट लगाना पड़ रहा है। वो करने में कोई गुरेज नहीं कर रही है और वो किसी भी हद तक सत्ता बचाने को जा सकती है। जब पूरे राज्य में शांति बन जाए तब इलेक्शन कराना चाहिए। अभी अगर इलेक्शन होगा तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी, क्योंकि हकीकत यह है कि बंगाल अब आपके देश से निकल चुका है। रीजन बाय लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कब आदमी किधर, कोई डेटाबेस ही नहीं हमारे पास ना। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से केंद्र की सरकार शांत बैठी है उस हिसाब से अभी बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार आएगी। और अभी अगर सुधार नहीं किए, जिस हिसाब से तुष्टीकरण वहां पे है और जिस हिसाब से अवैध बांग्लादेश और रोहिंग्या को है, वो कहां पे है, किधर ट्रेन पकड़ के किधर से कौन आ रहा है, कुछ पता नहीं। समहाउ उसमें सरकार की, केंद्र सरकार की फेलियर है। ममता बनर्जी की संवैधानिक हार हुई है। इस बात को कहने में सफल नहीं हो पाई कि ईडी के ऊपर एफआईआर दर्ज न हो, ये पिटीशन को ना सुना जाए। कोर्ट ने एडमिट कर लिया। जांच तो कलकत्ता पुलिस को ही करनी है, फिर ईडी के अगेंस्ट होगा तो फिर तो ये होगा। तब तो कोई भी लोक प्रशासक जो होगा, जो काम एजेंसी होगा, काम करने में डरेगी ना। अगर ईडी को ये डर हो कि पता चला हम रेड करने जा रहे हैं और हम पे एफआईआर हो जाएगा, हम अरेस्ट हो सकते हैं, तो सरकार को समय रहते 356 इंपोज करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन में 5 साल रहेगा, तभी हम नॉर्थ ईस्ट को हम सेव कर पाएंगे। अदरवाइज बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे व्हाट्सएप के मैसेज हो, चाहे ग्रुप के मैसेज हो, चाहे टीएमसी लीगल सेल के द्वारा। ममता बनर्जी के हिसाब उनके वकील साहब कैबिनेट में अपीयर हुए, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और श्याम दीवान। उनका ये कहना था कि ये रिट आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये था कि ये चुनाव का टाइम है, इसलिए बीजेपी या रूलिंग गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल एनिमिटी में ये काम कर रही है। रोहिंग्या मुस्लिम को, बांग्लादेशी मुस्लिम को उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को घुसा लिया। वहां पे डेमोग्राफी इन्होंने पूरी चेंज कर, सबको 1000-2000 में आपके फंड दे करके आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा दिया, सबको वोटर बना दिया। उसमें पुलिस वाले वहां पूरी तरीके से ममता बनर्जी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए उनको किसी को अनलॉफुल डिटेन करना पड़ रहा हो, चाहे किसी को छापा मारना पड़ रहा हो। आप ही बताइए, आईपैक की एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में काफ़ी विवाद खड़े हो रहे हैं। पहला विवाद जो था वो एसआईआर को लेकर था। हमने देखा जिस तरीके से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती नजर आई एसआईआर के विरोध में। अब ममता बनर्जी ईडी के विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। दरअसल ईडी ने आईपैक के चेयरमैन के घर पर छापा मारा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ पिटीशन भी दायर करी। उसके बाद एफआईआर, उसके बाद उनका ऐसा कहना है कि जो ईडी है वो डाका डाल रहा है और तानाशाही जैसा माहौल ये लोग केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 दिग्गज वकील हैं, उनसे बातचीत करते कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है। तमाम सवाल जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं, ईडी के ऊपर भी खड़े होते हैं। और इस पूरे मामले का, चाहे वो एसआईआर को लेके हो पश्चिम बंगाल में, चाहे वो ईडी को लेके हो, आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल पे इसका क्या असर पड़ता है, जनता इसको लेके क्या सोचेगी, वो भी देखने को हमें पता लगेगा कि इस बार पूरी बहुमत ममता बनर्जी लेके जाएंगी या फिर इस बार उनकी जो गद्दी है खतरे में नजर आ रही है। जी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, आज ये मैटर लगा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट नंबर 17 नंबर कोर्ट सुन रही थी। इसमें प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पंचोली इस मैटर को सुन रहे थे। स्टेट की तरफ से, ईडी की तरफ से अपीयर हो रहे थे एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब और राजू साहब। और अपोनेंट में जो वकील जो ममता बनर्जी की तरफ से अपीयर हो रहे थे वो लंदन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब और श्याम दीवान साहब, जिसमें कि उन्हें कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने मान लिया है कि जो ईडी ने एप्लीकेशन फाइल किया है वो बहुत ही सही और उचित है। और कोर्ट ने यह कहा, तीखी टिप्पणी की कि अगर अब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो पूरे राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी की संवैधानिक हार हुई है। वो इस बात को कहने में सफल नहीं हो पाई कि ईडी के ऊपर एफआईआर दर्ज ना हो, ये पिटीशन को ना सुना जाए। कोर्ट ने एडमिट कर लिया और बहुत देर तक इसमें बहस चली है। ऑनरेबल कोर्ट ने कई ऐसे सवाल अपोनेंट से किए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से किए, जिसको कि जनता को भी जानना चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए। सबसे पहला सवाल ऑनरेबल कोर्ट ने किया कि एक हेड ऑफ स्टेट को जरूरत क्या थी आईपैक जैसे प्राइवेट संस्थान में जाने का, जिसको प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन चला रहे हैं। दूसरा सवाल किया कि आपने जो अपने आईटी सेल के व्हाट्सएप से यह मैसेज कराया है कि हाई कोर्ट में आइए और ऐसा अतिक्रमण फैलाइए जिससे कि लोगों को अपनी आवाज कहने का मौका न मिले, यह क्यों हुआ। तीसरा सवाल कहना था कि जब ईडी एक प्राइवेट संस्थान में छापा मार रही है तो आपका वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। और पूरे स्टेट की मशीनरी को लेकर कोई डीजीपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे,
चौथा क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम क्यों न इसे रीट पिटीशन के अंदर ट्रीट करें जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अपोनेंट के जो वकील थे बार बार कह रहे थे कि ये रीट पिटीशन में मेंटेनेबल नहीं है, जबकि ईडी के जो वकील थे उनका कहना था कि सीबीआई जांच इस पूरे मैटर की होनी चाहिए। इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये मेंटेनेबल रीट है, इसे हम सुनेंगे। 2 हफ्ते का टाइम स्टेट को दिया गया है कि अपना रिप्लाई फाइल करिए और इन सब बिंदुओं पर जांच करिए। एक चीज और जो सामने आई है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे व्हाट्सएप के मैसेज हो, चाहे ग्रुप के मैसेज हो, चाहे टीएमसी लीगल सेल के द्वारा ये मैसेज करना कि हाई कोर्ट में आज मैटर लगा है, जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाइए, आज ये मैटर चलने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर ऑनरेबल कोर्ट सुन रही थी। ऑनरेबल प्रिसाइडिंग जज ने एक बात और कही कि क्या आप कलकत्ता हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना लिए हैं, जो वहां पे विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, जज को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अपोनेंट के वकील के पास कोई जवाब नहीं था और पूरे तौर पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जी, सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को फटकार भी लगाई है। जो ईडी की रोक थी उसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया गया है, तो काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आप इसको अगर हम देखें पश्चिम बंगाल इलेक्शन से इसको कैसे जोड़ते हैं? और ममता बनर्जी के एक नेता हैं, वो एक फाइल लेते हुए भागते हुए नजर आए और चुपचाप गाड़ी में चले गए और पीछे से मीडिया वाले पूछ रहे थे कि इसमें फाइल में क्या है, फाइल में क्या है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। आखिरकार ममता बनर्जी उस फाइल को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या है उस फाइल में कि अगर वो सामने आ जाती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पश्चिम बंगाल की जनता पर और सरकार पर नेगेटिव असर पड़ता नजर आए? देखिए मैम, इसमें जो ममता बनर्जी का जो कंडक्ट है उनके टीम के और उनके नेता भी है, कल्याण बनर्जी भी इन्वॉल्व है, अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है, इवन की स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट आज इसी बात पर तलखी जाहिर की है और उनके जो जस्टिस विपुल पंचोली हैं उन्होंने यही कहा कि अगर कोई इस तरह की, उनका देखिए पूरा मैटर 2 इशू पे है सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के हिसाब से। उनके वकील साहब कैबिनेट में अपीयर हुए, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और श्याम दीवान। उनका ये कहना था कि ये रिट आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा ये था कि ये चुनाव का टाइम है, इसलिए बीजेपी या रूलिंग गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल एनिमिटी में ये काम कर रही है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज को स्क्रूटनी किया है। जिस हड़बड़ाहट में सीपैक के कंपनी पे ममता बनर्जी छापा पड़ता है ईडी का, और ईडी के कार्रवाई के बीच चलते कार्रवाई में ममता बनर्जी एज हेड ऑफ स्टेट बंगाल को की मुख्यमंत्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बल्कि, हाँ, तो वो हस्तक्षेप करती हैं, फाइल लेके जाती हैं। उनके कल्याण बनर्जी आज भी जब हुआ था तो मीडिया को बैठ दिए हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट में से मैं नाराज हुई है, इस तरह की वो अपने आप में कंटेम्प्ट की कार्रवाई है, अगर कंटेम्प्ट मानने वाले अपराध है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है और ममता बनर्जी कुछ ऐसा डाउट जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा हूँ कई वीडियो में और अभी भी कह रहा हूँ कि उनको इस बात की आशंका है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लीक हो गई अगर, तो उनकी पॉलिटिकल जो है खत्म हो जाएगा मामला, मतलब करियर, पॉलिटिकल करियर उनको बहुत अच्छा डेंट, बहुत बड़ा डेंट लगेगा और पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इस हड़बड़ाहट में जो है वो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट गए, वहाँ उनको हार मिली। फिर यहाँ पे जब ईडी आई तो उनको पता था कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो उन्होंने कैविएट लगा रखा कि मेरे सुने बगैर, कैविएट में यही होता है कि उनके सुने बगैर आप कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। उनकी तरफ से 3 बड़े दिग्गज वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और श्याम दीवान अपीयर हुए। श्याम दीवान ने अपने आर्गुमेंट में माना, रेस्पोंडेंट नंबर 4 एजेंसी की तरफ से अपीयर हो रहे थे कि हाँ 8 तारीख को घटना घटी है, वो मान लिए वो। अब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि ये एक स्टेट मशीनरी का फेल्योर है और हम हाथ में हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कानून का जो है शासन खत्म हो जाएगा और जो हमारा सहयोगात्मक संघवाद है, सहयोगात्मक संघवाद मतलब केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है वो स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान का मूल ढांचा वही है। आर्टिकल 1 इससे ही से ही स्टार्ट होता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत जो है वो राज्यों का मिलकर होगा। तो एक राज्य के मुख्यमंत्री अगर ये, देखिए पॉलिटिकल विचारधारा अलग हो सकती है, कोई टीएमसी का हो, कोई बीजेपी का हो, कोई कांग्रेस का हो, लेकिन आप अगर एजेंसी को काम नहीं देंगे। और आज पूरी बहस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि हम लोग वकील हैं, आप भी एक वकील से इंटरव्यू लेने आए हैं, जजेस का चल रहा था, जो पूरा प्रकरण इस बात पे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लार्जर बेंच में रेफर करेगी कि एक केंद्र की एजेंसी है और एक स्टेट की एजेंसी है, दोनों अपने अपने काम इंडिपेंडेंटली कर सकें और जब दोनों को केंद्र को जरूरत पड़े राज्य में जाने का तो वहाँ की एजेंसी उनको सहयोग करे, ना कि विरोध। इससे पहले भी सीबीआई के ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया था, संदेश खाली में सीआरपीएफ पे लाठीचार्ज हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें एफआईआर इस केस में इवन की 4 एफआईआर हो रखी है वहाँ के लोकल थाने में, बंगाल के लोकल, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। डॉक्टर सिंघवी जो हैं इस पर रिक्वेस्ट करते रह गए पंचोली साहब से कि इसको आप कम से कम स्टे ना करिए प्रोसीडिंग, तो ये जो पैराडाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टे नहीं करेंगे तो उधर फिर, क्योंकि उन्हीं की प्रशासन है, लोकल गवर्नमेंट, तो जांच तो कलकत्ता पुलिस को ही करनी है, फिर ईडी के अगेंस्ट होगा तो फिर तो ये होने का, तब तो कोई भी लोक प्रशासक जो होगा, जो काम एजेंसी होगा, काम करने में डरेगी ना। अगर ईडी को ये डर हो कि पता चला हम रेड करने जा रहे हैं और हम पे एफआईआर हो जाएगा, हम अरेस्ट हो सकते हैं, हुआ है बंगाल
बंगाल में इससे पहले सीबीआई ऑफिसर को उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस जो घेर लिया था। तो ममता बनर्जी का जो सत्ता वो है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो कानून का शासन है, खत्म हो चुका है। ये सही टाइम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा केंद्र सरकार को, और ऑनरेबल जजेस भी समझ रहे हैं इस बात को, सही टाइम है कि आर्टिकल 356 इम्पोज करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर ऐसे जैसे आपने बोला कि वहाँ पे कानून का शासन जो है खत्म हो चुका है, या फिर खत्म अगर होने वाला है, अगर होने वाले तो इसका मतलब ममता बनर्जी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आती है इसका मतलब कानून से अभी भी वो राज्य चल रहा है, और पिछले सालों से इतने समय से वो राज्य चलता आ रहा है ममता बनर्जी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में। तो क्या वहाँ की जनता खुश नहीं है? क्योंकि वहाँ की जनता के पास तो सबसे बड़ी पावर है। आपके सवाल में ही आपका आंसर मैं देता हूँ। उनका जो पूरा बिलबिलाहट है, जो चीज़ें हैं, वो है एसआईआर को लेकर। अगर आप इसके जड़ में जाएंगी तो इस पे एसआईआर हो, इंटेंटिव इलेक्शन रोल जो हो रही है चीज़ें, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, चूंकि बांग्लादेश उनका बॉर्डर लगता है, रोहिंग्या मुस्लिम को, बांग्लादेशी मुस्लिम को उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों को घुसा लिया। वहाँ पे डेमोग्राफी इन्होंने पूरी चेंज कर दी है। सबको 1000-2000 में अपने फंड दे करके आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा दिया, सबको वोटर बना दिया। अब उसकी रिवीजन हो रही है। इनके बहुत सारे वोट, करोड़ों वोटर जो है इनसे हट रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल वोटर तो है नहीं वो। इसलिए उनकी पूरी समस्या, क्योंकि ममता बनर्जी की एक पिटीशन एसआईआर पे भी चल रही है, ध्यान रहे, उसमें भी कपिल सिब्बल वकील हैं। हाँ, सड़कों पे उतरी है, सारा कुछ कह रही है कि बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे, बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है लोक व्यवस्था बनाना, ना कि खून की नदियां। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण इस लेवल तक जाती हैं कि बंगाल में जो लोकल इलेक्शन होते हैं वहाँ पे चुन चुन के टीएमसी के नेता जो है महिलाओं को उठा रहे हैं, मार रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर को आग तक जला दे रहे हैं, और कोई एफआईआर तक नहीं होती है। सजा तो बहुत दूर की बात होगी, इनिशियल एफआईआर तक नहीं करने दे रहे। तो ये जो पूरी बात है वो बिलबिलाहट है कहीं ना कहीं उनकी सत्ता जाने का। और ये जो आपका क्वेश्चन था कि इतने दिन से थी, बिल्कुल थी। और वो जो ज्योति बसु को हटा के आई थी, जनता हमेशा अच्छे को मौका देता है जनता, लेकिन वो उनके वोटर है ही नहीं वहाँ। गांव पिछले, जैसा एक बार वीडियो में विशाल जी बता रहे थे कि उनके गांव में एक गांव को तो वोट ही नहीं दिया गया। उनको पता था यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के लीडर को कैंपेन तक नहीं की। शुभेंदु अधिकारी पे कई बार अटैक हो चुके हैं। तो जो आप कह रही हैं फेयर इलेक्शन हो, मैं आज आपके चैनल से दावा करता हूँ फेयर इलेक्शन हो। और इस केस में भी ये कहा गया है कि सीसी 8, 9 और 10 तारीख के जनवरी की जो घटना घटी, सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का, और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच में जो आपस में मैसेज हो उसको प्रिजर्व करने का। मैं मैडम कहता हूं कि ये दो चीज़ अगर प्रिजर्व हो जाए ना तो इनकी पोल खुल जानी है, सुप्रीम कोर्ट में अंधे मुंह गिरेगी। और सुप्रीम कोर्ट को मैं कहूँगा कि जजेज राष्ट्रपति को रिकमेंड करें। ऐसा हुआ नहीं भारत में कभी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 और 2006 के 2 जजमेंट्स हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पे कैसे राष्ट्रपति शासन इंपोज हो सकता है, कैसे की चीज़ें है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये गाइडलाइन सरकार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये करे, राष्ट्रपति ही को सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि वहाँ की जनाधार अगर आप देखें, फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ तो इनको जाना है। और ममता बनर्जी को सारा डर इस बात का है कि इनके द्वारा किए गए शारदा चिट फंड से लेकर जितने चिट फंड, जितने मुकदमे, सारा चीज़ है, ये खुलेगा, ये मामला खुलना है। क्योंकि अभी तो इनका सत्ता है तो इलेक्शन वो नहीं होने दे रहे। मान लीजिए यूपी का ही था, वही यूपी की पुलिस अब है ना, जब योगी जी ने पूरी छूट दे रखी सारी चीज़, तो अच्छे से कार्रवाई हो रही, शांति व्यवस्था तो है ना। ऐसे ही उनको है, उनको पता है कि अगर चिट फाइल खुलेगी तो उनको नुकसान होगा, इसलिए वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके वो सत्ता में रहना चाह रही। उसके लिए उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैविएट लगाना पड़ रहा है। वो करने में कोई गुरेज नहीं कर रही है और वो किसी भी हद तक सत्ता बचाने को जा सकती है। तो मेरा मानना है कि सरकार को समय रहते 356 इम्पोज करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन में 5 साल रहेगा तभी हम नॉर्थ ईस्ट को हम सेव कर पाएंगे, अदरवाइज बंगाल हमारे हाथ से निकल चुका है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी और जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे काफ़ी सवाल जवाब करे, बंगाल को लेके, ईडी को लेके, और जो फाइल जो ममता बनर्जी छुपाने की कोशिश कर रही है उसको लेके। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मुख्य अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उनके गले में सस्पेंड होने की तलवार लटकती नजर आ रही है? बिल्कुल मैम, वो होंगी। और अगले डेट पे अगर सुप्रीम कोर्ट में जब दो हफ्ते बाद काउंटर फाइल होनी है 2 भीतर के अंदर, और रिजवेंडर अगर सरकार दी तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा तो इन पर्सन उनको बुला सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बुला, आज ही एक पुलिस कमिश्नर, यूपी के पुलिस कमिश्नर को किसी और मामले में दूसरे कोर्ट में इन पर्सन बुलाया गया था। और सरकार को, गृह मंत्रालय को और मिनिस्ट्री ऑफ टीओपीटी जो है वो सब नजर रखी हुई है इनके कंडक्ट को देकर, क्योंकि वो जो डीजीपी है और जो कमिश्नर है वो लॉफुली काम नहीं कर रहे हैं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज वाले में भी पुलिस कमिश्नर की साफ साफ गलती थी उसमें, अगर आप देखें गहराई में जाएं तो उसमें पुलिस वाले वहाँ पे पूरी तरीके से ममता बनर्जी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। इसके लिए उनको किसी को अनलॉफुल डिटेन करना पड़ रहा हो, चाहे किसी को छापा मारना पड़ रहा हो। आप ही बताइए, आईपैक की एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी थी, क्या ऐसी नौबत आ गई? आज विपुल पलचोने ने कपिल सिब्बल साहब से पूछा भी, और ये विशाल जी भी यही चीज़ कह रहे थे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई आपको स्टेट ऑफ हेड को खुद दौड़ के जाना पड़ा, अगले दिन बुलाना पड़ रहा है। आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में चलने नहीं देना सुनवाई, हाईकोर्ट के जज को मैटर अर्जेंट करना पड़ा क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा था जज को।
कई बार कोशिश की, कोर्ट मास्टर ने, कई लोगों ने हटाया भीड़ को, लेकिन भीड़ जाने को तैयार नहीं। तो उनकी जो है बेलगाम हो रखी है। और मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि इसमें उनकी जो लोकल प्रशासन है, आईजी, डीआईजी और जो कमिश्नर है, सब इन्वॉल्व हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई लेगी। और मुझे लगता है कि इस हेयरिंग के बाद, मतलब जो 15 दिन के बाद की हेयरिंग है, उसमें अगर उनके खिलाफ चीज़ें आती हैं काउंटर में, रिजॉइंडर में, तो सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन को बुला के क्लैरिफिकेशन लेंगे और फिर उनको डीओपीटी कहा जाए कि इनको बर्खास्त करो, इनकी जरूरत नहीं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कि एसएचओ को सर्विस से निकाला है। तो ये चीज़ें होनी ही होनी है। जैसे सर ने अभी एक गांव का नाम लिया, उन्होंने, आपने बोला कि वहाँ पे भाजपा का समर्थक ज़्यादा है, इसलिए उस गांव में पिछली बार इलेक्शन ही नहीं हुए, कि वहाँ से वोट लेना ही नहीं है लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, अगर वो अपना प्रचार प्रसार करने वेस्ट बंगाल जाती है तो वहाँ पे नहीं करने दिया जाएगा, या फिर उनके ऊपर खतरा मंडराएगा? क्योंकि वो लोग तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे। और देखिए, ऐसे बहुत बार देखा जा चुका है। इवन कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने उनकी हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, रोड शो को पॉज नहीं करने दिया था। बनारस में वो रोड शो था, उसको पास नहीं किया था, वहाँ पे उनको रोड शो में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर अभी कानून का शासन है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मुकदमे देखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखे गए हैं। इवन वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि बच्चियाँ 9 बजे के बाद बाहर ना निकले। काली माता की नंगी तस्वीर, भारत माता की नंगी तस्वीर वहाँ पे सरेआम दिखाई जाती है। लोगों के साथ रेप होता है, पूरे गांव की महिलाओं के साथ रेप होता है, कोई नहीं बोलता है। बीएसएफ, जिसको कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके लिए बॉर्डर बनाने के लिए जमीन मांगी जा रही है, वो नहीं दिया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट तक सुरक्षित नहीं है, वहां लोग पहुंच के हो हल्ला कर रहे हैं। तो कैसे एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? फेयर इलेक्शन अगर कराना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन इंपोज करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन इंपोज करने के बाद सीए, एनआरसी और एसआईआर कराने के बाद, अवैध घुसपैठियों को उनके देश बांग्लादेश भेजने के बाद, और जब पूरे राज्य में शांति बन जाए तब इलेक्शन कराना चाहिए। अभी अगर इलेक्शन होगा तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जीत जाएंगी, क्योंकि जो बंगाल के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो एसआईआर कर रहे हैं वो मुसलमान लोग कर रहे हैं, वो ऐसे लोग कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के साथ मिले हुए हैं। और एसआईआर करने के लिए जो स्टेट मशीनरी का उपयोग ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें अपॉइंटमेंट उसी को वो बंगाल में किया जा रहा है जो मुस्लिमों का नाम ऐड करे, हिंदुओं का नाम काट दे और अवैध घुसपैठियों का नाम ऐड करे। तो आपके नजरिए में सालों से यही होता आ रहा है? अगर इस बार भी ये हो रहा है तो सालों से भी क्या पता यही होता आ रहा है, इसलिए ममता बनर्जी आ रही है? एसआईआर अभी ये 8वां एसआईआर है पूरी, जब से भारत आज़ाद हुई तब से। उसके पहले तो वो लोग आसानी से आ जाते थे, वोटर लिस्ट बना लेते थे। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया जिसमें उसको निकालने की बात की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है और इसके रिकॉर्ड हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा, पूरे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है मीडिया। जब बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा था, 2 मीडिया के बंधुओं को पकड़कर जबरदस्ती उन्हें पोल में बांधा जा रहा था और बांग्लादेश वाली घटना जो हुई वैसी घटना करने का क्रिया किया जा रहा था। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि जो डीजीपी, आईजी और डीआईजी, एसएसपी, डीएम है, वो भी राज्य सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। तो कैसे वहां पे फेयर इलेक्शन संभव है? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद पूरे राज्य में शांति की व्यवस्था बनानी चाहिए। एक आप लोगों से आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस बार आएंगी, पकड़ बना पाएंगी? और अगर आपके नज़रिए में जिस तरीके से इलेक्शन हमेशा से होते आ रहे थे, अगर उसी नज़रिए में फिर से एक बार इलेक्शन वैसे ही होते हैं तो क्या ममता बनर्जी वैसे ही आएंगी, या फिर एसआईआर की वजह से, एसआईआर के चलते हमको थोड़ा 40-60 या 70-30 देखने को मिलेगा? देखिए, अभी के सिनेरियो के हिसाब से ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी राज्य में नहीं चुनी जानी चाहिए। ममता बनर्जी खुद चुनाव हारी हैं, जो है अभी मुख्यमंत्री के पद पे भले बैठी हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो खुद हारी थी। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से केंद्र की सरकार शांत बैठी है, उस हिसाब से अभी बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार आएगी, और अभी अगर सुधार नहीं किए तो जरूर आएगी। आपसे आखिरी सवाल, आचार संहिता अभी नहीं लगेगी, जब इलेक्शंस आने वाले होंगे उससे कुछ समय पहले लगेगी। आपको क्या लगता है, कोई विपक्षी पार्टी या केंद्र सरकार अपना अगर प्रचार प्रसार करती है, पश्चिम बंगाल को, वहाँ की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि इस बार आप हमें चुनिए, तो आपको लगता है कि वो पार्टी आचार संहिता लगने के बाद जाएंगी या फिर उससे पहले ही चली जाएंगी? प्रचार प्रसार तो आप कभी भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार के लिए नहीं है आचार। हाँ, वही सुरक्षा की बात है। हाँ, सुरक्षा की बात है। शुभेंदु अधिकारी और कई जो बीजेपी के लीडर हैं, इससे पहले भी वहाँ गए हैं, तो उनके कार को घेर लिया गया, उनके कार को पलटने की कोशिश की गई टीएमसी। कुछ एक 24 परगना हो गया, मिदनापुर हो गया, वहाँ मालदा हो गया, यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। प्रचार करना तो बहुत दूर के, अगर आप वहाँ घुस गए तो निकलना मुश्किल होगा वहाँ। और पब्लिक
फॉर एग्जाम्पल मॉब ने आपको गाड़ी पलट दी या मार दिया तो आप किसको पकड़ोगे? मॉब लिंचिंग तो बहुत आसान है और हुआ है कई बार। शुभेंदु अधिकारी जान बचा, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने एक फंस करके किसी तरीके से वो निकले थे बाहर, तो ये चीज़ें वहाँ होती हैं और वहाँ पे फेयर इलेक्शन नामुमकिन है मैम। जब आप समझिए कि जब आप लोकल चुनाव नहीं कर पा रहे हैं बिना उसके, वहाँ के वोटर को जहाँ पे उनकी पार्टी के समर्थक नहीं है वहाँ पे आप वो डाल दे रहे हैं, लिंक डाल दे रहे हैं जो उससे बैलेट पेपर्स होता है और ईवीएम हैक हो जा रहा है वहाँ पे, तो मुश्किल है। क्योंकि प्रचार देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लगना ही लगना, उसमें बस इतना होता है कि आप कुछ नया जो है आप घोषणा नहीं कर सकते, प्रचार कर सकते, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे माहौल है और जो बौखलाहट ममता बनर्जी की है, मैं मानता हूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अगर अभी जो 15 दिन के अंदर नहीं इनको कुछ किया या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कड़ा रुख नहीं गया तो ये जीत तो जाएंगी, लेकिन सीट इनके कम होंगे से, हाँ इनके हाथ से निकल जाएगा और फिर वो बंगाल आपके देश से निकल चुका। टेक्निकली कहूँ, बोलना नहीं चाहिए चैनल पे, लेकिन आज हकीकत ये है, अच्छी बातें करने को तो कर लीजिए, हकीकत ये है कि बंगाल अब आपके देश से निकल चुका है। रीजन बाय लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कब आदमी किधर, कोई डेटाबेस ही नहीं हमारे पास ना। हम ये नहीं करें काटने की बात, क्योंकि जिस हिसाब से तुष्टीकरण वहाँ पे है और जिस हिसाब से अवैध बांग्लादेश और रोहिंग्या को है, वो कहाँ पे है, किधर ट्रेन पकड़ के किधर से कौन आ रहा है कुछ पता नहीं है। और उसमें समहाउ उसमें केंद्र सरकार की फेल्योर है। केंद्र सरकार को बिना देर किए आज शाम को, कल शाम को, कभी भी जब तक राष्ट्रपति शासन लगाया ना जाएगा तब तक इलेक्शन फेयर हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये क्लियर है। ममता बनर्जी किसी भी तरीके से वो कोशिश करेंगी पार्टी में आने, क्योंकि उनके किए गए पाप जितने हैं, चाहे शारदा चिट फंड हो, चाहे जितने चिट फंड से लेकर एक चीज़ हो, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, जितने लोग हैं इन्होंने जम के किए हैं और उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। और मुझे आज ही जैसे हुआ हेयरिंग के बाद कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ स्टे वो किया गया, आपको नोटिस जवाब देने को कहा गया, उस पर आप इतना बौखला रहे हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट में आप उम्मीद करते हो, अगर एक चीज़ अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने तलखी पूछ ले तो आप बाहर कहते हो कि बाय से सुप्रीम कोर्ट, ये तो गलत है ना। जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए और इस मामले में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक नज़ीर पेश करना चाहिए और एक फेयर जजमेंट आएगा ही आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। बाकी बंगाल की जनता है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अब भी जागिए, नहीं तो ये जो है ममता बनर्जी किसी की नहीं है और वो जो है ख़त्म करके मानेंगी सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से लगातार वकील जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि जब तक या जितनी जल्दी आचार संहिता जो है पश्चिम बंगाल में नहीं लगेगी तब तक ममता बनर्जी जो है जीतती रहेंगी और उनके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर उनको इस बार हराना है या फिर असलियत जो है पश्चिम बंगाल की लाके दिखानी है कि ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव वहाँ पे जीतती हैं हर बार, वो तभी हो पाएगा जब आचार संहिता जल्द से जल्द वहाँ पे लगती नजर आएगी। कुछ महीने पहले या पिछले साल हमने मुर्शिदाबाद, संदेश खाली, 24 परगना, मालदा जैसे हालात देखे। उसके बाद हमने देखा कि 6 दिसंबर को जो है बाबरी नींव मुर्शिदाबाद में रखी जाती है। उसके बाद हमने देखा कि ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं और अब तो ममता बनर्जी ईडी के विरोध में सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि ईडी जो है डाका डालती है, असंवैधानिक तरीके से काम करती है, अपनी मनमानी करती है। तो अब इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव काफ़ी देखने लायक होंगे और काफ़ी दिलचस्प होंगे कि इस बार क्या पश्चिम बंगाल में जो जनता है वो पूरा फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी को लाने वाली, या फिर इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है ममता बनर्जी की गद्दी पे देखते नजर आने वाले हैं। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।